हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ईएसआईसी के यूडीसी, स्टेनो या एमटीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं। यदि आप भी भरना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव भरना चाहते हैं या भरने वाले हैं तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। जो वैकेंसी आई हुई है ईएसआईसी में यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो का, इससे रिलेटेड मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें काफ़ी सारे डिटेल मैंने दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टोटल वैकेंसी ऑल इंडिया में लगभग 3870 वैकेंसीज है, जिसके बारे में मैं डिटेल पहले बता चुका हूं। आज के वीडियो में पहले बात करेंगे हम कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या तैयारी हमें पहले से करके रखनी है, और लास्ट में यह भी देखेंगे कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी खाली है, कहां पे ज़्यादा वैकेंसी खाली है और कहां से हमें फॉर्म भरना चाहिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म भरने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्कैन होना चाहिए। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसे हमें पहले से स्कैन करके रखना है, और स्कैन तो हम तब करेंगे जब वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहले से हो। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। पहला है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो भी हमें स्कैन करके रखना है उसका साइज 4.5 cm इंटू 3.5 cm होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फोटोग्राफ है वो रिसेंटली खिंचा हुआ होना चाहिए, बहुत पुराना फोटो नहीं चलेगा। और फोटो जो है वह कलरफुल होना चाहिए, और फोटो जब भी आप खिंचवाएंगे तो आपका फ्रंट फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तिरछा चेहरा करके आप फोटो खिंचवा रहे हैं। तो फोटो एकदम सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। और अगर आप चश्मा ना पहनते हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप चश्मा पहन के फोटो खिंचवाए हैं तो आंख साफ साफ दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्लैश चमक रहा हो और आपकी आंखें न दिखाई दे रही हो, तो ऐसा फोटो नहीं चलेगा। अगर आप चश्मा पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं तो आपकी आंखें साफ साफ दिखनी चाहिए। सर पे कोई कैप वगैरह नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई धार्मिक पगड़ी वगैरह पहनते हैं तो वो चलेगा, लेकिन उससे आपका चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, चेहरा साफ साफ दिखना चाहिए। तो ऐसा फोटो आप खिंचवा लेते हैं तो उसका साइज होना चाहिए 4.5 cm इंटू 3.5 cm। और जब इसे आप स्कैन करेंगे तो इसका जो साइज होना चाहिए, स्कैन करने के बाद जो कंप्यूटर में उसका साइज होना चाहिए वह 20 KB टू 50 KB होना चाहिए। 50 KB से अधिक होगा तो अपलोड नहीं होगा, 20 KB से कम होगा तो भी वह अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से करना है। व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से सिग्नेचर करके उसे स्कैन करना है, और जब स्कैन करेंगे तो उसका साइज भी 10 KB टू 20 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप स्कैन करते हैं और वह ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसे आप रीसाइज कर सकते हैं, और फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है वह दोनों JPG या JPEG फॉर्मेट में चलेगा। इसके बाद आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी व्हाइट पेपर में लगाना है। और कौन सा इंक होना चाहिए, तो इंक ब्लू और ब्लैक दोनों चलेगा। दोनों में से कोई इंक लेके आप व्हाइट पेपर पे अपना थंब को लगा दीजिए, और ध्यान रहे कि थंब जो है हमेशा लेफ्ट ही होना चाहिए। और जो थंब इंप्रेशन है वह साफ साफ दिखना चाहिए। ऐसा ना कि आप जब थंब लगा रहे हैं तो आप उसको घिस दें, क्योंकि आपका जो थंब इंप्रेशन है वह साफ साफ दिखना चाहिए। और इसे भी जब आप स्कैन करेंगे तो इसका भी साइज 20 KB टू 50 KB होना चाहिए। और सिग्नेचर और जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप देंगे वह एकदम जरूरी है कि व्हाइट पेपर के ऊपर ही होना चाहिए, और सिग्नेचर ब्लैक इंक से होना चाहिए, और थंब इंप्रेशन जो लगाएंगे वो ब्लैक या ब्लू इंक दोनों में से कोई भी चलेगा। इसके बाद आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है। वह भी आपको व्हाइट पेपर में लिखना है और ब्लैक इंक से लिखना है। और इसे भी जब स्कैन करेंगे तो इसका साइज कंप्यूटर में होना चाहिए 50 KB टू 100 KB। 50 KB से कम होगा तो भी अपलोड नहीं हो पाएगा, और 100 KB से ज़्यादा होगा तो भी अपलोड नहीं हो पाएगा। वो जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वह क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। ये जो डिक्लेरेशन आपको नीचे लिखा हुआ है इसे आपको एक व्हाइट पेपर में लिखना है। उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे अपना नाम लिखना है। तो मान लीजिए मेरा नाम राहुल कुमार है, तो मैं लिखूंगा राहुल कुमार हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन, और जो बाकी सब लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है। और ये जो लिखा हुआ है तो जैसे मिक्स करके लिखा हुआ है, कैपिटल और स्मॉल, जहां पे कैपिटल लिखना है वहां पे कैपिटल, जहां स्मॉल लिखना है वहां पे स्मॉल, ऐसे ही लिखना है। ऐसा ना कि सारा जो है वो आप कैपिटल में लिख दें। अगर पूरा आप कैपिटल में लिख देते हैं तो वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सिग्नेचर भी कभी भी कैपिटल में नहीं होना चाहिए। आपका सिग्नेचर पूरा कैपिटल में नहीं होना चाहिए, बल्कि कैपिटल स्मॉल या फिर जैसे आप करते हैं वो चलेगा, लेकिन कैपिटल में लिखा हुआ नहीं चलेगा। इतनी चीजें तो आपको स्कैन करके रखना है।
और स्कैन करने के बाद उसका जो साइज क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब भी आप इसे स्कैन करेंगे तो स्कैनर में जो सेटिंग है उसमें 200 DPI होना चाहिए, 200 डॉट पर इंच होना चाहिए। स्कैन करते वक्त एक ऑप्शन आता है, उसमें जितना DPI सेट होता है उतना ही इमेज क्लियर दिखता है। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। तो अगर आप उसमें 100 DPI कर देंगे तो वह धुंधला दिखेगा। तो वो 200 DPI से कम अगर आप स्कैन करते हैं तो वह फिर अपलोड नहीं होगा। अगर अपलोड हो भी गया तो वह धुंधला दिखेगा, तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करेंगे तो उसका जो DPI है वह 200 होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान में जरूर रखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक ईमेल आईडी जरूर होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और वह ईमेल आईडी आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, तब तक वह एक्टिवेट होना चाहिए। क्योंकि जो भी आप फॉर्म भरेंगे वहां से जो भी इंस्ट्रक्शन देना रहेगा वो आपको ईमेल द्वारा दिया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा दिया जाएगा। वहां से बाई पोस्ट बहुत कम ही चीज़ें आपको भेजी जाएगी, समझिए तो नहीं भेजी जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना रहेगा वह उसी ईमेल आईडी पे दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसा ईमेल आईडी वहां पे आपको प्रोवाइड करवाना है जिसे आप यूज करते हो और जिसे आप समय समय पर चेक करते हो। क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन या जो भी आपको दिया जाएगा या जो भी आपसे क्वेरी रहेगा वह ईमेल के माध्यम से ही दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वह बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है या फिर मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, हमारा रिजल्ट नहीं निकला है, तो क्या मैं भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो क्लोजिंग डेट है, और क्लोजिंग डेट आपको पता है कि क्लोजिंग डेट 15 फेब है, मतलब 15 फरवरी के बाद फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा। तो 15 फरवरी से पहले आपका सारा क्वालिफिकेशन रिलेटेड या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह क्लियर होना चाहिए। अगर आप UDC का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें डिग्री कोर्सेज मांगा है, तो आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो 15 फरवरी से पहले पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसके बाद का है तो फिर आप नहीं भर सकते हैं। अगर आपने भर दिया है तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम भी देते हैं तो सिलेक्शन के बाद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए 15 फेब के पहले अगर आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तभी आप इस फॉर्म को भरें, अन्यथा न भरें। इसके बाद है कि एज रिलैक्सेशन के लिए भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे OBC को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, SC ST को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनके लिए आरक्षण भी है। तो ये जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे OBC का या SC ST का, वह भी जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप OBC में अभी हैं, SC ST में आप आते हैं लेकिन अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो आप उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लोजिंग डेट के बाद अगर आप बनवाते हैं, 15 फेब के अगर बाद आप बनवाते हैं तो वो नहीं चलेगा। आपको 15 फेब से पहले बनवा लेना है। मैं तो आपको ऐसा सजेशन देता हूं कि सबसे पहले आप सर्टिफिकेट बनवा लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरें। ऐसा कभी नहीं कोशिश करें कि पहले फॉर्म को भर लेता हूं उसके बाद हम सर्टिफिकेट बनवाते रहेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 15 फेब क्लोजिंग डेट है, जो अभी 1 महीना लगभग है। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पहले OBC या SC ST जिसमें आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट बना लें, या EWS में भी आते हैं तो भी उसका सर्टिफिकेट आप पहले बनवा लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो जो फॉर्म आपने भरा है उसका PDF जनरेट हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट आपको जरूर रखना है, क्योंकि एग्जाम के समय या तो फिर सिलेक्शन के समय या कभी भी आपको वो प्रिंट आउट मांगा जा सकता है। इसलिए उस प्रिंट आउट को संभाल के आपको रखना है। दूसरी बात है कि आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है और उसे ऑफलाइन कहीं भी नहीं भेजना है। और जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे वह www.esic.nic.in पे ही जाके भरना है। ऐसा ना कि कोई प्राइवेट साइट आपको दिख जाए, वहां से भी आपको लिंक मिले तो आपको वहां से जाके नहीं भरना है, बल्कि खुद से खोलना है www.esic.nic.in, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। उसी साइट पे विजिट करके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। और ऑफलाइन फॉर्म उसका प्रिंट आउट कहीं भी बाई पोस्ट नहीं भेजना है, वह ऑनलाइन ही सबमिट करना है। उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है। फॉर्म भरते वक्त आपको सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। वह आप जरूर चूज करें जहां पे आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। मैक्सिमम चांस यही रहेगा कि आप जो सेंटर चूज करेंगे वहीं पर आपको एग्जाम, उसी सिटी में आपको आपका सेंटर दिया जाएगा।
लेकिन बाई चांस ऐसा कभी होता है कि जो सेंटर आप चूज कर रहे हैं वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट चूज करें और बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको उसके अगल बगल भी आपको दिया जा सकता है, या सेकंड ऑप्शन का अगर इसमें ऑप्शन आएगा तो जो सेकंड ऑप्शन आप चूज करेंगे वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। अब जो मेन सवाल आता है कि हमें फॉर्म कौन से स्टेट से भरना चाहिए। कई लोग तो ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या मैं सर 2 स्टेट से भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं। तो मैं उन लोगों को साफ साफ मैं बता देता हूं कि आप 2-3 जगह से भर तो सकते हैं, लेकिन पूरे ऑल इंडिया में जो एग्जाम होगा वह एक ही डेट में होगा। तो एग्जाम तो कहीं भी आप एक ही जगह दे सकते हैं, एक ही स्टेट के लिए दे सकते हैं। इसलिए अभी आप सोच लें कि हमें किस स्टेट से भरना है और उसी स्टेट के लिए आप फॉर्म को फिलअप करें। 2-3 स्टेट से आप भरेंगे तो एग्जाम सिर्फ एक जगह ही आप दे पाएंगे। और जो लोग तीनों पोस्ट को भरना चाहते हैं या 3 में से कोई 2 पोस्ट भरना चाहते हैं, जैसे यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस 3 पोस्ट है, तो तीनों के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना है, अलग अलग फॉर्म भरना है और तीनों के लिए आप अलग अलग स्टेट चूज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप यूडीसी के लिए गुजरात से भरें, एमटीएस के लिए महाराष्ट्र से भरें और स्टेनो के लिए आप कोई अदर स्टेट उड़ीसा से भर सकते हैं। मतलब अलग अलग स्टेट से भी आप भर सकते हैं और तीनों फॉर्म एक ही स्टेट से भी आप भर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि स्टेट वाइज कि कहां पे वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले मैं आपको वो स्टेट का वैकेंसी दिखा रहा हूं जहां पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई है, उसको मैंने ऊपर रखा है, और बाकी जो स्टेट जहां पे कम वैकेंसी है उसको मैं बाद में दिखाता हूं। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। यहाँ पे यूडीसी का जो टोटल सीट है वह 318 है, स्टेनो का 18 और एमटीएस का 258 सीट है। तो महाराष्ट्र में बहुत सारा सीट खाली है। उसके बाद ईएसआईसी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, 2 आपको दिखेगा वैकेंसी, एक ईएसआईसी हेडक्वार्टर के लिए, एक आरओ दिल्ली के लिए। तो दोनों अलग अलग ऑफिस है। अगर आप आरओ के लिए भरते हैं तो सिर्फ आपको आरओ के लिए चुना जाएगा, और अगर आप हेडक्वार्टर के लिए भरते हैं तो फिर आपको हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग दी जाएगी। तो ईएसआईसी हेडक्वार्टर में देखिए, यूडीसी का टोटल जो सीट है वो 235 है, स्टेनो का 18 और एमटीएस का 292 है। उसके बाद कर्नाटका में भी है, यूडीसी का 199, स्टेनो का 18 और एमटीएस का 65 सीट यहाँ पे खाली है। उसके बाद तमिलनाडु में यूडीसी का 150, स्टेनो का 16 और एमटीएस का 219 है। गुजरात में 136, यूडीसी का, स्टेनो का 6 और एमटीएस का 127 है। वेस्ट बंगाल में यूडीसी का 113, स्टेनो का 4 और एमटीएस का 203 है। उसके बाद हरियाणा में यूडीसी का 130, स्टेनो का 13 और एमटीएस का 77 है। तो ये जो स्टेट है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी है, कि जो अदर स्टेट है वहाँ पर भी वैकेंसी बहुत सारे है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कम है। जैसे आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश का दिखाई दे रहा है, इसमें टोटल यूडीसी का 44, स्टेनो का 2 और एमटीएस का 56 है। तो कहाँ पे कितना वैकेंसी है इसका पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख के अपना चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए। अब बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि सर कट ऑफ कहाँ पे कम जाएगा और हमें कौन सा स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए। तो स्टेट चूज करने का 2-3 क्राइटेरिया होता है। जो बहुत तेज स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें लगता है कि मैं ये कि इसकी तैयारी तो हमारी पूरी है, मैं कहीं से भी इसे निकाल दूंगा, तो वो लोग चूज करते हैं कि कहाँ पे वो पोस्टिंग चाहते हैं, कौन सा स्टेट में वो रहना चाहते हैं, जहाँ पे उनके रिलेटिव है या तो फिर जहाँ पे उनका होम टाउन है उसी स्टेट से वो भरते हैं। जहाँ पे उनको पोस्टिंग पसंद होती है, जहाँ पे वो जॉब करना चाहते हैं, उसी स्टेट को वो चुनते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो ये चाहते हैं कि कट ऑफ कहाँ से कम जाएगा वही स्टेट से मैं फॉर्म भरूंगा। तो कट ऑफ कहाँ से कम जाएगा ये कहना तो मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टेट में सीट ज़्यादा है वहाँ पे इतने स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं कि ऑटोमेटिकली वो जो कट ऑफ है वहाँ पे हाई हो जाता है। और कभी कभी जहाँ पे कम सीट खाली है वहीं पर जो कट ऑफ है वो कम हो जाता है। तो कट ऑफ कहाँ से कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। इसके बारे में सिर्फ अंदाज ही लगाया जा सकता है, जो कि मैं आपको अगर सजेस्ट कर दूं कि यहाँ से कट ऑफ कम जाएगा तो ये आपके साथ बेमानी होगी। इसलिए कहाँ पे कितना सीट खाली है वो पीडीएफ में आप खुद देख ले, हर स्टेट का आप एक बार मुआयना कर ले, उसके बाद आप खुद फैसला ले कि हमें फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा।
फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो ये सारे सोशल मीडिया पे मैं उपलब्ध हूं। कहीं पे भी जाके आप मुझे फॉलो करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। जहां तक हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।